कोई नहीं, कोई दिक्कत। हेलो एवरीवन। आज मैं जिस एग्ज़ाम के बारे में बात करना चाहती हूँ, उसका मेरा मेन फ़ोकस है यूपी जीडीसी जो होने वाला है 15 सितंबर को मेंस का एग्ज़ाम। हालाँकि प्री का भी रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन होप सो 1 हफ्ते में आ जाएगा, तो हमारे पास बहुत कम टाइम बचेगा कि हम मेंस की तैयारी कर सकें। तो इसलिए हम एक-एक, 2-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और हम ये देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आंसर राइटिंग करनी है। तो अगर मैं सबसे पहले इसके सिलेबस की बात करूँ तो बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन सबसे पहले इसका यूनिट 1 का सिलेबस है। तो वो हम देखेंगे कि उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें कैसे आंसर राइटिंग करनी है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो वैसे तो हमें पता है कि ये जीडीसी मेंस जो है वो पहली बार हो रहा है। इससे पहले कभी जीडीसी का मेंस हुआ नहीं है। तो इसलिए मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं, वो पहले जो यूपीएससी आईएफओएस कराती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, जो बॉटनी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका मैंने लिया है। और यूपीपीसीएस जो एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर के जो एग्जाम होते हैं, जिसमें बॉटनी जूलॉजी एज अ मेंस के लिए सब्जेक्ट होता है, तो उसके क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और मुझे लगता है कि इसी के क्वेश्चन के बेस पे जीडीसी मेंस में जो है क्वेश्चन आएंगे। तो अगर हम बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन डिस्कस करें, तो क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? मैंने दोनों आईएफओएस मतलब फॉरेस्ट सर्विस का भी लिया है और एसीएफ का। तो अगर हम बात करें तो उसमें पूछता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा है, उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक, बायोमोलिक्यूल्स का वाइज कार्बन कंसीडर्ड द बेसिस ऑफ लाइफ। ये पूछा गया है कि क्यों कार्बन जो होता है वो बेसिस ऑफ लाइफ है। उसके बाद पूछा जाता है कि वही क्वेश्चंस बार-बार रिपीट हुए हैं, बस लैंग्वेज अलग-अलग है। जैसे दूसरे में पूछा गया एक्सप्लेन व्हाई कार्बन इज रिगार्डेड एज द बैकबोन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम ये कहें कार्बन कंसीडर द बेसिस ऑफ लाइफ एंड बैकबोन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, तो हमें इनमें लगभग ऑलमोस्ट सेम जो है वो आंसर लिखना होगा। फिर पूछा गया है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है। उसके बाद पूछा गया है एक्सप्लेन द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन दैट मेक लाइफ पॉसिबल। ठीक है। और फिर उसके बाद पूछा गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, वाटर एंड मिनरल्स एंड गैसेस, इन सब के बारे में पूछा गया है। आगे अगर हम देखते हैं तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्लासिफाई बायोमोलिक्यूल्स। जैसे बायोमोलिक्यूल क्लासिफाई करना है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे इसमें, तो एसिड इनसॉल्युबल पूल होते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल होते हैं। एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्या क्या आते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड क्लासिफिकेशन, जैसे अगर हम बात करते हैं तो मैक्रोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, वाइटामिन, इनके बारे में हमको डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद पूछा है कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जो भी बायोमोलिक्यूल्स है उनके सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमको एक्सप्लेन करना है। रोल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ले देखिए मतलब वही क्वेश्चन पूछा है, बस लैंग्वेज अलग अलग है। इन्होंने थोड़ा सा इधर उधर चीजें करके एक्सपेक्टेड पॉइंट से स्ट्रक्चर लोड हमें बायोमोलिक्यूल का देखना है, एनर्जी सोर्स, कैटालिसिस और इंफॉर्मेशन स्टोरेज, रेगुलेशन, डिफेंस। और उसके बाद बात पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। मतलब वही मैक्रोमोलिक्यूल जैसे हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स, और माइक्रोमोलिक्यूल्स में इनऑर्गेनिक एलिमेंट, ऑर्गेनिक एलिमेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इनमें डिफरेंस पूछा गया है। आईएफओएस में और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, माइक्रोमोलिक्यूल्स, देखिए वही चीज। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में बताएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया है माइक्रोमोलिक्यूल्स, वाटर के बारे में, मिनरल्स के बारे में, शुगर और अमीनो एसिड्स के बारे में पूछा है। यानी ये सब हमारे क्या है, ये शुगर और अमीनो एसिड्स हमारा क्या है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स में आएगा। उसके बाद मैक्रोमोलिक्यूल्स, इन सब पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए पूछा है। ठीक है। तो इस तरह के प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो हम ये देखेंगे कि हमें इनमें लिखना क्या है। मतलब हम अगर 1 2 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं 8 10 क्वेश्चन, वो उसके मतलब उसके आंसर यही होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, तो बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं। पहले मैं एक बेसिक तैयार कर रही हूँ कि बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं।
तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होंगे? बायो और मॉलिक्यूल्स दो वर्ड से मिलकर बना है। मॉलिक्यूल्स जो बायो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, ठीक है। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे? हमारे बायोमोलिक्यूल्स होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं तो सबसे अबंडेंट जो भी मॉलिक्यूल्स होता है, अगर हम लिविंग हैं, मान लीजिए हम लिविंग हैं, तो हमारे अंदर सबसे अबंडेंट जो है वो क्या होता है? वाटर होता है। तो वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स। जबकि अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें, देखिए वाटर जो है वो मोस्ट अबंडेंट, अगर हमसे ये पूछे कि सबसे अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स लिविंग में क्या है तो वो वाटर होगा। लेकिन अगर हमसे ये पूछे कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होगा, तो वो प्रोटीन होंगे। तो प्रोटीन हमारे क्या हो जाएंगे? प्रोटीन इज दी मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये हमारे हो जाएंगे मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। और हमको पता है प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड का। तो अब कहा ये किया गया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, कुछ एनालिसिस की गई ये जानने के लिए लिविंग और नॉन लिविंग में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो एनालिसिस की गई वो क्या की गई? एलिमेंटल एनालिसिस की गई। एलिमेंटल एनालिसिस में क्या किया गया? दो लोगों को, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस देखने के लिए किसमें क्या पाए जाते हैं। तो अगर हम लिविंग की बात करते हैं तो लिविंग में हमारे क्या हो जाएंगे? जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग लिविंग है, और नॉन लिविंग का मतलब ले लिया गया अर्थ क्रस्ट से। अर्थ क्रस्ट यानी नॉन लिविंग। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? लिविंग, नॉन लिविंग, अर्थ। अगर हम बात करते हैं CHONS एलिमेंट की, कौन से एलिमेंट? तो CHONS। दोनों में अगर हम CHONS, अब इसमें ये देखा जाए कि किसमें क्या प्रेजेंट होता है। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो लिविंग में जो है वो प्रेजेंट होता है 62% के करीब, ऑलमोस्ट 62%। जबकि अगर हम ऑक्सीजन नॉन लिविंग की बात करते हैं या अर्थ क्रस्ट में, तो ये 46.6%। ये ऐसे एमसीक्यू बेस में पूछ जाता है कि अर्थ क्रस्ट में अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज की बात करें तो कितना प्रेजेंट होता है? 46%, 62% लिविंग में। तो अगर हम कंपेयर किए तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिला कि जो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जो है वो किसमें? लिविंग में ज्यादा है। इनके परसेंटेज लिविंग में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नॉन लिविंग। ओके। और अगर हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा CHONS। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, सोडियम की, कैल्शियम की, तो एक एग्जांपल लिखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो लिविंग में जो है कितना पाया जाता है? 0.2%। जबकि नॉन लिविंग में मैग्नीशियम का परसेंटेज कितना होता है? ये होता है 2.1%। तो इस तरह से देखा गया कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो एलिमेंट हैं वो लिविंग में कम है इनके परसेंटेज, और नॉन लिविंग में जो परसेंटेज हैं वो क्या है? हाई हैं। तो इस तरह से एलिमेंटल एनालिसिस की गई और लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस देखा गया कि कौन से एलिमेंट है जो लिविंग में ज्यादा होते हैं और कौन से एलिमेंट है जो नॉन लिविंग में इनके परसेंटेज ज्यादा होते हैं। अब इस बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकाला गया। क्या कंक्लूजन निकाला गया? कि क्वालिटेटिव एनालिसिस की गई और
क्वांटिटेटिव एनालिसिस की गई। क्वालिटेटिव एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें क्या दिखा, इसमें हमें ये दिखा कि क्वालिटेटिव में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। क्वालिटेटिव एनालिसिस से हम ये मतलब समझते हैं कि जो एलिमेंट हमारे लिविंग में पाए जा रहे हैं वही हमारे नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट में, जैसे कार्बन जो है, ऑक्सीजन जो है वो लिविंग में भी पाया जा रहा है, नॉन लिविंग में भी। सोडियम, मैग्नीशियम लिविंग में भी पाया जा रहा है, नॉन लिविंग में भी। बस इनके क्या है, परसेंटेज में अंतर है, पाए वो दोनों में पाए जा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो नो मेक डिफरेंस, इसमें कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिला। ठीक है, जबकि अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें डिफरेंस देखने को मिला। इट शोड डिफरेंस। कैसा डिफरेंस देखने को मिला, परसेंटेज का। क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी, हमें ये पता है कि कुछ एलिमेंट्स जो थे वो ऑर्गेनिक लिविंग में ज्यादा पाए जा रहे थे, कुछ एलिमेंट थे जो नॉन लिविंग में ज्यादा पाए जा रहे थे। तो ये हुआ कि क्वालिटेटिव एनालिसिस कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिला, लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है उसमें डिफरेंस देखने को मिला। अब हम आगे आ जाते हैं, ये हो गया हमारी एलिमेंटल एनालिसिस। दूसरी जो एनालिसिस होती है उसे क्या कहा जाता है, केमिकल एनालिसिस। ये हम एक्सपेरिमेंट सब क्यों कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक डिफरेंस देख सकें कि लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे से कैसे अलग है, उनमें क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, किस किस चीज का रेशियो है, कितना परसेंट है। क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में हम वही पढ़ेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग में प्रेजेंट है, तो हमें पहले डिफरेंस दिखाना पड़ेगा कि न कि नॉन लिविंग में क्या क्या नहीं है। ठीक है, अब केमिकल एनालिसिस में क्या किया गया, कोई भी लिविंग सेल्स ले ली गई। ठीक है, कैसी सेल्स ली गई, लाइव सेल्स, लाइव सेल्स ले ली गई। अब ये सेल्स किसकी हो सकती है, ये लीवर सेल्स भी हो सकती है, ये लीफ की सेल्स भी हो सकती थी। ठीक है, लीफ सेल्स, ये वेजिटेबल की सेल्स भी हो सकती थी। ठीक है, अब इनमें क्या किया गया, इनको मॉर्टर एंड पेस्टल में इस सेल्स का टुकड़ा लिया गया और इनको मॉर्टर एंड पेस्टल में ग्राइंड किया गया। मॉर्टर एंड पेस्टल में इसको ग्राइंड किया गया। मॉर्टर एंड पेस्टल, अब क्या देखा गया कि जब मॉर्टर एंड पेस्टल में ग्राइंड किए तो ऐसे तो ग्राइंड नहीं होगा, हमें कोई ना कोई एसिड डालना पड़ेगा। तो कौन सी एसिड हमने यूज की, एसिड यूज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होगा CCl3COOH। ये क्या है, ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है। इसमें जब हमने इस लाइव सेल्स को ग्राइंड किया तो उसके बाद इसको स्लरी क्लॉथ से फिल्टर किया गया, स्लरी क्लॉथ से फिल्टर किया गया। तो फिल्टर जब किया गया तो इसमें क्या होंगे कि हमको फिल्ट्रेट मिलेगा और रिटेंटेट मिलेगा। नीचे क्या मिला, नीचे मिला, जो नीचे गया उसको हमने कहा फिल्ट्रेट, और जो ऊपर रह गया इसको हमने क्या कहा, ऊपर जो रह गया इसको हमने कहा रिटेंटेट। ठीक है, तो दो हमको मिले, हमने जब स्लरी क्लॉथ से इसको फिल्टर किया तो जो नीचे मिला उसको हम फिल्ट्रेट कहेंगे और जो ऊपर रह जाएगा उसको हम रिटेंटेट कहेंगे। अब इस रिटेंटेट और फिल्ट्रेट की स्टडी की गई तो ये देखा गया कि जो रिटेंटेट था इसमें 4 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिले, 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या थे, पहला था प्रोटीन, दूसरा था पॉलीसैकेराइड,
तीसरा था लिपिड, और चौथा था न्यूक्लियोटाइड्स। क्या था? न्यूक्लियोटाइड्स। तो इनको क्या कहा गया? एसिड इनसॉल्युबल पूल, क्योंकि ये एसिड में सॉल्युबल नहीं हुए, ये हमको रिटेंटेट में मिल गया, ऊपर मिल गया, तो इसे कहा गया एसिड इनसॉल्युबल पूल। और जो हमको फिल्ट्रेट में मिला, उसमें हमने क्या देखा कि क्या क्या था वो? तो वो था थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एलिमेंट्स, thousands of inorganic and organic elements। ठीक है, तो ये हमें देख के पता चल गया कि कौन से, और इसको क्या कहा गया जो फिल्ट्रेट में हो गया, इसको कहा गया एसिड सॉल्युबल पूल, क्योंकि ये एसिड में सॉल्युबल हो गए, एसिड सॉल्युबल पूल। ठीक है, तो अब यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे बायोमोलिक्यूल्स क्या होंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स, हालांकि इनऑर्गेनिक भी होते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स में भी हम दो तरीके का देखते हैं, एक मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, एक माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में ये चार आएंगे, जो प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स और न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, या न्यूक्लिक एसिड कहेंगे, ज्यादा सही होगा। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब न्यूक्लिक एसिड। तो ये सब किस में आ जाएंगे? एसिड इनसॉल्युबल पूल में, या मैक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे। और माइक्रोमोलिक्यूल्स में ऑल हमारे मिनरल्स आ जाएंगे, वाइटामिन आ जाएगी, और भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरी देखिए, पहली एनालिसिस की गई एलिमेंटल एनालिसिस, दूसरी की गई केमिकल एनालिसिस, और तीसरी जो है वो की गई डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस। डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस, तो डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस में क्या किया गया? एक लीफ लिया गया। डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस वैसे बेसिकली की किसके लिए गई? डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस जो है वो की गई थी कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, टू नो अबाउट द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, टू नो अबाउट द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। इस एनालिसिस में क्या किया गया? लीफ लिया गया। ये कैसी लीफ थी? वेट लीफ थी। इसका इसका वेट किया गया, वजन किया गया। वे जब किया गया इसको, तो मान लीजिए जो भी होगा, मान लीजिए 25 ग्राम की मिली या जो भी मिली। अब इसको क्या किया गया? ड्राई किया गया, ड्राई किया गया, और इसका सारा पानी जो है वो निकाल दिया गया, इवेपोरेटेड, वाटर निकाल दिया गया। अब इसका जो वे होगा, वेट होगा, वो इससे तो कम होगा, मान लीजिए 10 ग्राम हुआ या फिर कुछ भी। अब इसको क्या किया गया? बर्न कर दिया गया, बर्न, और बर्न करके ऐश का फॉर्म बना दिया गया। अब जो ये ऐश है, इसमें एलिमेंटल एनालिसिस हुई। ऐश में जब एलिमेंटल एनालिसिस हुई, तो हमें पता चला, फिर इसकी क्या की गई? एलिमेंटल एनालिसिस। तो इसमें हमें पता चला कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट प्रेजेंट थे, प्रेजेंट। ठीक है, तो ये हो गई तीनों चीजें निकालने के लिए। पहले हमें मैक्रोमोलिक्यूल्स बताने के लिए, फिर माइक्रोमोलिक्यूल्स, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस से हम इनऑर्गेनिक एलिमेंट जानने के लिए, और जो हमारी वो थी एलिमेंटल एनालिसिस, उससे पता चल गया कि कितने परसेंटेज ऑफ कौन से लिविंग में पाए जा रहे हैं या नॉन लिविंग में पाए जा रहे हैं। ये चीजें हो गई, तो ये एक छोटी सी स्टडी की गई। अब हम इसमें देखते हैं कि यही हमारे बायोमोलिक्यूल्स होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग में प्रेजेंट हो। तो अगर हमें आ जाए, क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाए
कि गिव इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स या बायोमोलिक्यूल्स का सिग्निफिकेंस क्या है, तो हम ये करेंगे। देखिए देखिए ये है यूनिट 1, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स के इंट्रोडक्शन की बात, तो हमने देख लिया बायोमोलिक्यूल्स क्या है, उनकी एनालिसिस कैसे की गई। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है, केमिकल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या है, केमिकल एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो सारे केमिकल और मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और लिविंग सिस्टम, देखिए बायो जहां भी लग गया उसका मतलब लिविंग सिस्टम। तो लिविंग सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लिविंग सिस्टम किससे किससे मिलकर बना होता है, नॉन लिविंग एटम और मॉलिक्यूल से, और लिविंग मॉलिक्यूल बायोमोलिक्यूल कंपोनेंट से। ठीक है, तो मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि बायोमोलिक्यूल्स में क्या आएंगे, तो हम सिर्फ लिविंग कंपोनेंट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि इसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आएंगे, जैसे एटम्स आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। एटम मतलब अकेला, मॉलिक्यूल मतलब एटम को मिला के जो बनाया जाए। ठीक है, और क्या हो सकता है, बायोमोलिक्यूल्स प्ले अ वाइटल रोल इन ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, सिग्नलिंग एंड एनर्जी ट्रांसडक्शन। अगर हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, तो हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा, उसमें क्या क्या आ सकते हैं, हमारे प्रोटीन भी आएगा जो कि मैक्रोमोलिक्यूल के अंतर्गत आएंगे, न्यूक्लिक एसिड आ जाएंगे, पॉलीसेकेराइड आ जाएंगे। तो हमारे ग्रोथ के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन, हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमको एनर्जी लेनी है, तो इसके जो भी हम मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन जो है उसमें हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स, रिप्रोडक्शन के लिए सिग्नलिंग जो है, और उसके बाद एनर्जी का ट्रांसडक्शन, इन सब में बायोमोलिक्यूल प्ले अ वाइटल रोल। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि फंक्शन क्या है, तो हम बताएंगे कि बायोमोलिक्यूल का क्या क्या रोल है ग्रोथ में। तो हम फिर अगर 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें हम ग्रोथ को डिफाइन करेंगे कि कैसे बायोमोलिक्यूल ग्रोथ में रोल प्ले कर रहा है, कैसे बायोमोलिक्यूल मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर रहा है, एनर्जी ट्रांसडक्शन में। ठीक है, तीसरा पॉइंट है दिस मॉलिक्यूल्स शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अलग अलग डाइवर्सिटी होती है। प्रोटीन की बात करें तो वो एमिनो एसिड से मिलकर बना है, पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं तो वो किससे, कार्बोहाइड्रेट से, मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं, और इनमें अलग अलग बॉन्ड, जैसे प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस तरीके से हाँ, तो इनका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होंगे उनमें बहुत ज्यादा हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। डेफिनेशन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे भी है, इंट्रोडक्शन में भी हमने डेफिनेशन लिखा है। यहाँ पे अगर हम दूसरे डेफिनेशन की बात करें, ये थोड़ा होगा कि क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए कि हाँ अगर हम कितने नंबर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स आर नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, कैसे है, नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एसेंशियल फॉर, और किसके लिए जरूरी है, मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेसेस। जो भी हमारी लाइफ में प्रोसेसेस हो रही है, चाहे ग्रोथ के लिए, चाहे रिप्रोडक्शन के लिए, चाहे सिग्नलिंग के लिए, एनर्जी के लिए, सब के लिए हमारे बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो एसेंशियल हैं। आगे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक। एक बार 5 नंबर में आपको कैरेक्टरिस्टिक ही पूछ लेता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो क्या होंगे, मोस्टली कार्बन बेस्ड। देखिए वैसे जहां तक एक एनसीईआरटी भी हमने जब पढ़ी है, तो एनसीईआरटी में उन्होंने कहा है कि ऑल बायोमोलिक्यूल्स आर कार्बन बेस्ड, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे मोस्टली टर्म यूज किया है। क्योंकि अगर हम वाटर की बात करें, जो कि हमारे शरीर में, हम लिविंग है, तो 70 से 90% पार्ट जो है वाटर का है, लेकिन वाटर में कोई भी कार्बन कंटेनिंग मतलब कार्बन एलिमेंट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ऑल बायोमोलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन बेस्ड, ये सही नहीं होगा। लेकिन अगर हम कहें मोस्टली कार्बन बेस्ड कंपाउंड, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या जा रहा है कि प्रेजेंट स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बिल्कुल, अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, प्रोटीन हो गया, ये सब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे उनमें हम 3D स्ट्रक्चर देखेंगे। तीसरा क्या था, सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स मैंने बताया, बायो टर्म जहां आ जाएगा, तो सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल्स और पार्टिसिपेट इन बायोकेमिकल रिएक्शन। ऑल केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन जो भी हम हमारे इसमें है, अगर हम बात करें तो कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, डाइजेशन, जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, इन सब में पार्टिसिपेशन किसका होता है, बायोमोलिक्यूल्स का होता है। मॉलिक्यूलर स्पेसिफिसिटी, अगर हम बात करें तो हमारे बायोमोलिक्यूल्स पे एंजाइम आते हैं, तो उसमें हम एक सबसे अच्छा एग्जांपल है कि एंजाइम जो है अपने सबस्ट्रेट के साथ कैसी स्पेसिफिसिटी दिखाता है। तो इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक है बायोमोलिक्यूल्स का, ये मॉलिक्यूलर स्पेसिफिसिटी भी शो करते हैं।
कैसे, जैसे अगर हम बात करें तो ये एंजाइम की तरह भी एक्ट करते हैं, हार्मोन की तरह भी एक्ट करते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह भी एक्ट करते हैं, ठीक है। मोस्ट आर पॉलीमर्स मेड फ्रॉम स्मॉल मोनोमेरिक, बिल्कुल सही बात है। हमने जो अभी वो कौन सी एनालिसिस की, ये एसिड एनालिसिस की, ठीक है, केमिकल एनालिसिस जिसको कहा गया, तो उसमें हमने देखा कि जब उसको स्लरी क्लॉथ से फिल्टर किया गया तो ऑल द एसिड इन सॉल्युबल पूल में जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे वो नहीं कहते कि फिल्टर हुए। और क्यों नहीं फिल्टर हुए, इसका रीजन ये है कि देखिए इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन से ज्यादा है। अगर हम एनसीईआरटी के डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो एनसीईआरटी ने सीधे शब्दों में कहा है कि वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा होगा वो किसमें आएंगे, उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे, ठीक है। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, मोनोमेरिक यूनिट से। जैसे मतलब हम कहेंगे पॉलीमर भी मैक्रो मॉलिक्यूल का ये पॉलीमर, तो वो किससे मिलकर बने होते हैं, मोनोमर से। और जो भी फिल्टर हो गए उसमें क्या था कि उनका मॉलिक्यूलर वेट जो था वो कम था, 18 से 800 डाल्टन। अगर हम वाटर का एग्जांपल ले लें तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, तो इस तरीके से 18 से 800 डाल्टन के बीच में जितना भी मॉलिक्यूलर वेट होगा वो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आएंगे या मोनोमर में आएंगे, इस तरह आएंगे, ठीक है। तो यही कह रहा है कि मोस्ट आर पॉलीमर्स होते हैं, ज्यादातर बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स होते हैं, और ये किसके बने होते हैं, स्मॉल मोनोमेरिक यूनिट के, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसमें इन्होंने पहले ही कह दिया है कि कार्बन, मोस्टली कार्बन बेस्ड कंपाउंड जो होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है कार्बन इज द बेसिस ऑफ लाइफ। एक बार सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ लिया है कि मतलब क्यों कार्बन ही सिर्फ बेसिस ऑफ लाइफ है, या कार्बन की बैकबोन हमें बायोमोलिक्यूल्स में ज्यादा देखने को क्यों मिलती है, क्योंकि कार्बन का एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी की बात करें अगर हम कार्बन की केमिस्ट्री पे जाते हैं तो हम उसमें 6 इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो यानी कार्बन क्या हो जाएगा, 1s2 1s2 2s2 2p2, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अगर हम बात करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है, आउटर मोस्ट शेल में जो 2 वाले हैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये दिखाता है कि ये कार्बन जो है वो अलग एटम के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो इस वजह से इसके पास टेट्रावेलेंसी है, ठीक है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा कैटिनेशन, कैटिनेशन की बात करते हैं। कैटिनेशन का मतलब है कि जैसे कार्बन अपने जैसे ही, जैसे सेम कार्बन कार्बन जो है वो कई तरह के बॉन्ड, वो साइक्लिक बॉन्ड बना सकता है, वो रिंग स्ट्रक्चर बना सकता है, आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। जैसे अगर हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन क्या है, साइक्लिक फॉर्म है, C6H6, ये कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड बना रहा है, तो ये साइक्लिक फॉर्म में। कहीं कहीं पे वो रिंग स्ट्रक्चर बनाता है कार्बन, कहीं कहीं पे कार्बन में हम देखते हैं आइसोमर, जैसे कि आइसोप्रीन, नियोप्रीन, नियो बेस, ठीक है। तो आइसोप्रीन, नियोप्रीन, इस तरह के स्ट्रक्चर बना सकता है। तो ये है कैटिनेशन। और ये अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो ऐसा कैटिनेशन कहीं नहीं देखने को मिलता है। अगर हम सिलिकॉन की बात करें जिसका सिंबल होता है Si, ये भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी दिखाता है लेकिन बहुत कम। मतलब इनके बॉन्ड जो एक दूसरे के बीच में बॉन्ड होते हैं वो इतने वीक होते हैं कि बहुत जल्दी जो है ये ब्रेक हो जाते हैं। तो ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक हमको पीरियोडिक टेबल में कार्बन नहीं देखने को मिलेगी। तो ये इसका दूसरा हो गया। तीसरा हो गया फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये कैरेक्टरिस्टिक हम कार्बन में ही देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे जिसको हम एल्केन कहेंगे, डबल बॉन्ड होंगे जिसको हम एल्कीन कहेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होंगे जिसको हम एल्काइन कहेंगे, ठीक है। तो ये कार्बन का ही कैरेक्टरिस्टिक है। और कोवेलेंट बॉन्ड मैंने बताया कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टेट्रावेलेंसी दिखाता है ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और वो भी स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तो और भी एलिमेंट बना सकते हैं लेकिन स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है कार्बन का। और फिर क्या करें, ये किससे किससे, अब देखिए कभी भी कोई भी किसी के साथ जब बॉन्डिंग करेगा तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्डिंग होती है जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये हाइड्रोजन के साथ भी कॉम्बाइन हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इन सब के साथ कॉम्बिनेशन दिखा सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो ये हमने दिखाया है एक स्ट्रक्चर की कार्बन जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर है, तो ये टेट्रावेलेंसी दिखा रहे हैं। देखिए चारों तरफ से हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाया है, ठीक है। आगे आते हैं, अब आ जाएंगे कि अब देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बायोमोलिक्यूल्स को आप मतलब हम कहेंगे क्लासिफाई करिए और कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। मेजर एलिमेंट, सॉरी, मेजर एलिमेंट और माइनर एलिमेंट की बात करते हैं। कौन कौन से हैं जो मेजर एलिमेंट हैं, कौन कौन से हैं जो माइनर एलिमेंट हैं।
तो मेजर एलिमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे हमने देखा, अभी हमने जब एलिमेंटल एनालिसिस की ना, तो हमने देखा कि लिविंग में कार्बन का परसेंट, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कौन से, CHONS, आप इसको कौन से भी याद कर सकते हैं। तो इसमें जो लिविंग में जो है वो परसेंटेज ज्यादा है। जैसे कार्बन प्राइमरी एलिमेंट जो 96 से 97% ऑफ मतलब लिविंग में पाए जाते हैं। इसमें कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी, ये होंगे जो मेजर एलिमेंट होंगे। 96% ऑफ लिविंग मैटर ये कंस्टिट्यूट करते हैं। जबकि अगर हम सेकेंडरी एलिमेंट्स की बात करते हैं, जो हमने देखा है सोडियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ये जो हमने देखा था कि अर्थ क्रस्ट में ज्यादा परसेंटेज पाई जा रही थी, लिविंग में कम पाई जा रही थी। तो यही पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये जो होंगे सेकेंडरी एलिमेंट होंगे। इनमें अगर हम बात करें तो लिविंग सेल्स में इनके परसेंटेज कम होंगे। और तीसरा जो होते हैं वो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, जिसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट। अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं, तो जिनको 10 मिली मोल पर केजी से कम की रिक्वायरमेंट होती है, इतने कंसंट्रेशन से कम की हमारे शरीर में रिक्वायरमेंट होती है, इसको हम ट्रेस मेटल या माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। इनमें रिक्वायरमेंट तो कम की होती है, लेकिन ये बहुत बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ये सब चीजें बना नहीं सकती है, हमें एक्स्ट्रा सोर्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए ट्रेस एलिमेंट बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसमें ट्रेस एलिमेंट में आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, सेलेनियम और आयोडीन, जैसे ये सब जो एलिमेंट है, ये हमारी बॉडी तो हमें आउटसोर्स से लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे कुछ फिश में सेलेनियम जैसे पाया जाता है, अदरवाइज हमको कुछ सोर्स से देने पड़ते हैं मल्टीविटामिन के, सप्लीमेंट्स के, क्योंकि ये हमारे बालों के लिए सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं, हमारे ग्रोथ के लिए। तो ये कहते हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं और कितने कितने परसेंटेज में लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं तो पॉलीमराइजेशन एंड हाइड्रोलिसिस, देखिए ये भी है। ये सब हम इंट्रोडक्शन, अगर हमारे पास हमें क्वेश्चन लिखने को आए कि प्लीज राइट इंट्रोडक्शन ऑन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, तो ये सब पॉइंट हम रखेंगे। और ये जो छोटे छोटे हम सब पॉइंट बना रहे हैं, ये आपके शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए आ जाएंगे। जैसे पॉलीमराइजेशन एंड हाइड्रोलिसिस, तो हमें पता है कि जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, जो पॉलीमर है वो मोनोमर से मिलके बने होते हैं। अब मोनोमर कैसे बनेंगे, जैसे पॉलीमराइजेशन में कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और हाइड्रोलिसिस वाटर जो है वो निकलता है। ठीक है, तो रिमूवल, डिहाइड्रेशन कहते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर, ये पॉलीमर बनाते हैं। जैसे अगर एमिनो एसिड है, ये कई एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाएंगे, और किसके द्वारा, एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से किसके द्वारा जुड़ेगा, तो किसके द्वारा जुड़ेगा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। अगर हम मोनोसेकेराइड की बात करते हैं, तो कई सारे मोनोसेकेराइड मिलकर पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, और मोनोसेकेराइड दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने के लिए रिमूवल ऑफ वाटर की जरूरत होती है। फिर अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, तो कई डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड मतलब समझ रहे हैं, बेस, शुगर और फास्फेट। ठीक है, ये कई न्यूक्लियोटाइड मिल के क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। जैसे डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, और ये किससे मिलके बन रहा है, तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बन रहे हैं। तो इसमें भी क्या होते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं, और ये भी रिमूवल ऑफ वाटर से बनते हैं। तो ये हो गया पॉलीमराइजेशन एंड हाइड्रोलिसिस। उसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन। अभी हमने देखा एसीएफ में, नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, जो कि यूपीएससी कराता है, उसमें पूछा गया है। उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स क्या को, मतलब क्या क्लासिफाई करिए बायोमोलिक्यूल को। तो इसमें क्या हो जाएंगे, बायोमोलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक। हमने अभी पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि इससे बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो, सॉरी, थ्री डायमेंशनल, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स नेचुरली अकरिंग होते हैं। देखिए बायोमोलिक्यूल्स हमने अभी पढ़ा है, मुझे अभी दिख नहीं रहा है। बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक के भी बने होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट होंगे, इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स भी होंगे। जैसे अगर हम बात करें तो वाटर जो है वो कार्बन कंटेनिंग नहीं है, लेकिन वो सबसे ज्यादा लिविंग में 70 से 90% पार्ट बनाता है। तो ये है कि क्लासिफिकेशन में हम दोनों का क्लासिफिकेशन करेंगे, इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल क्लासिफिकेशन, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक में आपके वाटर आ जाएंगे, जो कि सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं, 70 से 90%।
70 से 90%। उसके बाद हम बात करते हैं मिनरल्स, आयंस, डिजॉल्व्ड गैसेस जैसे वाटर, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, फ्लोराइड आयन, ऑक्सीजन और CO2, ये सब जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में आएंगे। जबकि अगर हम ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो जैसे हमने कहा कि एसिड इनसॉल्युबल फुल 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स हमने पढ़े हैं, क्या क्या, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा था। प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट वही जो मिलके पॉलीसेकेराइड बनाएंगे, लिपिड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट इनके अलावा भी अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ जाए, मान लीजिए अभी MP का भी एग्जाम होने वाला है, वो तो MCQ बेस्ड होगा, तो उसमें ये पूछे कि ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में इसके अलावा क्या वाइटामिन भी हमारे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में आएंगे। सिर्फ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल हम ये मतलब समझ लें कि 4 जो हो गए, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट, तो वही होंगे? नहीं, वाइटामिन भी होंगे, हार्मोन्स भी, पिगमेंट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये सब क्या होंगे? ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। हमें पता है पिगमेंट में जैसे क्या है, कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन। उसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में ड्रग्स होती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे एल्केलॉइड्स होते हैं, हाँ, ढेर सारे पिगमेंट्स होते हैं। ये सब हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं, जो कि किस में मदद करते हैं? इकोलॉजिकल फंक्शन में। मतलब ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में, लेकिन कहीं ना कहीं इकोलॉजिकली फंक्शन में और ह्यूमन वेलफेयर में, इन सब में, रबर वगैरह हो गए, ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में आ जाएंगे। अभी एक क्वेश्चन पूछा है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, मतलब इस पे हमको एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन भी पूछा है। ये भी हम पढ़ेंगे एज अ मेंस के लिए कि उसमें क्या लिखेंगे। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल। ये भी पूछा गया अभी जो हमने पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिखाए ना, ACF के और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बताइए, क्या फंक्शन होगा। हमें पता है जैसे लिपिड है, लिपिड का क्या, ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है सेल मेम्ब्रेन बनाने में, सेल वॉल की सिंथेसिस में, साइटोस्केलेटन बनाने में। तो ये बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। एनर्जी स्टोरेज, हमने बताया कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है, उसमें क्या जाएंगे? ग्लूकोज आ जाएंगे, ग्लाइकोजन आ जाएंगे, फ्रक्टोज आ जाएंगे, ये सब कहीं ना कहीं एनर्जी स्टोरेज में। लिपिड्स भी, स्टार्च भी, ठीक है। कैटालिटिक रोल भी प्ले करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि एंजाइम्स जो हैं। उसका जेनेटिक जैसे DNA और RNA, जो इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? DNA रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये बायोमोलिक्यूल है DNA, तो कहीं ना कहीं जेनेटिक्स भी एक फंक्शन हो जाएगा बायोमोलिक्यूल्स का। उसके बाद रेगुलेटरी, जैसे हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, ये रेगुलेशन में मदद करते हैं। और हार्मोन और ग्रोथ फैक्टर किस में आ जाएंगे? ये भी हमारे आ जाएंगे। हार्मोन हमने कहा ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, हमने जब क्लासीफाई किया है तब, तो ये इसमें आएंगे। डिफेंस की बात करते हैं, डिफेंस में कौन? एंटीबॉडीज, ये डिफेंस में रोल प्ले करती है। एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स जो होती हैं, तो डिफेंस में क्या हो जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडीज एक बायोमोलिक्यूल है, तो ये डिफेंस में मदद करेगी। तो बायोमोलिक्यूलर फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफेंस में। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में मतलब अगर हम बात करें, हीमोग्लोबिन क्या है? वो कैरियर ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को मतलब ब्लड में कैरी करने का काम करती है। तो हीमोग्लोबिन भी तो हमारा बायोमोलिक्यूल्स है ना, तो ये इस ट्रांसपोर्ट फंक्शन हो जाएगा। जैसे इसमें कौन रोल प्ले करता है? हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो गई, ठीक है। अब देखिए मोनोमर और पॉलीमर, इनका क्या यूज है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं, मोनोमर जो है वो बिल्डिंग यूनिट है। और कौन से मोनोमर क्या मिल बनाता है, कैसे पॉलीमर? जैसे मोनोसेकेराइड है, ये मोनोमर है। पॉलीमर में वही बात पॉलीसेकेराइड की हो जाएगी। एमिनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड DNA, RNA और फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल लिपिड बनाता है। अब देखिए ये कहा जाता है, हर जगह लिखा जाता है कि लिपिड जो है वो पॉलीमर नहीं है। क्यों पॉलीमर नहीं है? पहली बात, लिपिड एक दो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती। पहली क्राइटेरिया को ये फुलफिल नहीं करती कि लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं होता है। और हमने ये कहा है कि मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर बनने के लिए पहले हमको ये क्राइटेरिया फुलफिल करनी चाहिए कि द मॉलिक्यूलर वेट शुड बी ग्रेटर देन 800 डाल्टन, ठीक है। तो ये पहली क्राइटेरिया में वो नहीं होती। दूसरी बात, अगर हम बात करें, जैसे पॉलीमर मोनोमर से मिलकर बने हैं, लेकिन जो लिपिड का मोनोमर है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये इतने छोटे नहीं होते हैं, मतलब ये रिपीटिंग यूनिट नहीं होते। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं प्रोटीन, तो ये कई एमिनो एसिड, फिर एक एमिनो एसिड, दो एमिनो एसिड, ऐसे करके रिपीटिंग यूनिट, तो ये प्रोटीन बनाती है, तो इनका मोनोमर रिपीटिंग यूनिट है।
जबकि अगर लिपिड की बात करें तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और फैटी एसिड भी जानते हैं आप 19 से 20 कार्बन का होता है, ये नहीं कि छोटे होते हैं, तो इसलिए लिपिड जो होता है इसको ट्रू पॉलीमर नहीं कहा जाता है। उसके बाद लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल इन साइज बट नॉट ट्रू पॉलीमर, दे आर नॉट फॉर्म्ड बाय, देखिए यही क्योंकि हमने बताया ना कि पॉलीमर मतलब दे आर फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग आइडेंटिकल मोनोमर यूनिट, बट लिपिड डू नॉट फॉलो दिस क्राइटेरिया बिकॉज इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग आइडेंटिकल मोनोमर यूनिट्स। ठीक है, तो अगर हमसे ये लिखने के लिए आ जाए या कोई ये पूछे कि लिपिड को क्यों हम मैक्रोमोलिक्यूलर पॉलीमर की संज्ञा नहीं देते हैं, तो इसका सबसे बड़ा ये होगा कि मॉलिक्यूलर वेट, और दूसरा होगा कि जो भी इनके मोनोमर यूनिट होते हैं वो आइडेंटिकल रिपीटिंग आइडेंटिकल मोनोमर यूनिट्स नहीं होते हैं, तो ये इनके मोनोमर यूनिट क्या होंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे माइक्रोमोलिक्यूल, हमें ये पता है अमीनो एसिड तो हो जाएगा, मोनोसेकेराइड भी हो जाएगा और फैटी एसिड भी, ये तो हमें पता है, न्यूक्लियोटाइड भी। अब वाइटामिन भी आपका क्या हो जाएगा, वो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, और मैक्रो तो हमें पता है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि अब कह रहा है कि बायोमोलिक्यूल्स तो हैं, अब इनमें कौन कौन से केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो देखिए क्या होता है, सब तरह के बॉन्ड बायोमोलिक्यूल, क्योंकि ज्यादातर जो है वो लिविंग में हमको ऑर्गेनिक भी मिल रहे हैं, इनऑर्गेनिक कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो किसके किसके बीच में बनेगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कई, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में आपके पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड के अंतर्गत आएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड एक बहुत बड़ा नाम है, उसके अंतर्गत पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आ जाएगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड आ जाएगा। तो हमने देखा कि पेप्टाइड बॉन्ड एमिनो एसिड में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो कार्बोहाइड्रेट में, और उसके बाद फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है दूसरा आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड हमें कहाँ देखने को मिलता है, अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब दिखाता है, डीएनए जैसे अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना कि डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कहीं ना कहीं कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तीसरा जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इनमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे वाटर है, वाटर के साथ जो है वाटर हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, तो ये भी हमें, अब हमने देखा कि वाटर भी क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है, इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत रखा गया है क्लासिफिकेशन में। उसके बाद वॉन्डर वॉल्स इंटरेक्शन और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन तो हम देख सकते हैं, लिपिड जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड, तो उसमें हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है पानी से बचने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो दिख जा रहा तो हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देखने को मिल जाएगा। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यही कह देता है कि इसको समझाइए, ये जो दिया है इसको समझाइए, तो हमें स्टार्टिंग करनी पड़ती है, एलिमेंट, एलिमेंट से मिलके मॉलिक्यूल्स, तो क्या है, एटम है, एटम मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, और मॉलिक्यूल्स मिलके बायोमॉलिक्यूल्स, जैसे कि जैसे हमने देखा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, और बायोमॉलिक्यूल्स मतलब ये मान लीजिए एक बन गया, अब यही कई बायोमॉलिक्यूल्स मिलके मैक्रोमोलिक्यूल्स बना दिए, और मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलके क्या बनाता है, कई मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल जो है वो सेल, सेल टिश्यू, टिश्यू जो है ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम जो है ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये हो गया हमारा लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये अगर इंट्रोडक्शन में आएगा तो ये भी पॉइंट हम ऐड करेंगे। उसके बाद अब ये कुछ जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं, बस ये हम थोड़ा सा देखने के लिए कि क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स आर द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, कार्बन इज द बैकबोन ऑफ ऑल मेजर ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, और हम ये अभी आगे पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि व्हाई इज कार्बन रिगार्डेड एज द बैकबोन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, तो इसके बारे में कैटिनेशन क्या है वो हम पूरे अच्छे से डिफाइन करेंगे, टेट्रावेलेंसी क्या है वो हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, साइक्लिक बॉन्ड कैसे बना रहा है, ये सब चीजें हम बताएंगे। ठीक है, तो अब देखिए CHON जो होते हैं वो 96% ऑफ लिविंग मैटर, 4 मेजर बायोमोलिक्यूल्स हमें पता है, प्रोटीन, पॉलीसेकेंड, न्यूक्लिक एसिड ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल है लेकिन ये ट्रू पॉलीमर नहीं है, क्यों नहीं है हम बता चुके हैं, एमिनो एसिड पेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं, मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड,
न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये सब चीजें हो गई इंट्रोडक्शन में। हम ये पूरा बायोमोलिक्यूल्स का अगर इंट्रोडक्शन आया तो ये सब लिखेंगे। और जो मैंने बताया कि कैसे खोज हुई, कैसे पता चला कि किसमें कितने एलिमेंट पाए जा रहे हैं, कितने परसेंटेज ऑफ, तो उसके लिए एलिमेंटल एनालिसिस हुई। फिर ये पता चला कि कैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स अलग किए गए, कैसे, तो इसके लिए केमिकल एनालिसिस हुई। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड जो कि केमिकल है, उसमें हम ग्राइंड करके उसके बाद कौन कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट पाए जा रहे हैं, तो वो हो गया डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस। तो इस बेसिस पे ये सब देखते हुए क्या कहते हैं कि ये सब चीजें हुई। तो ये बायोमोलिक्यूल्स आ गया, तो हम ये पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए आज तो एक क्वेश्चन हो गया, अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है और दूसरे क्वेश्चन का, जैसे दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि व्हाई इज कार्बन रिगार्डेड एज द बैकबोन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर अगर हम तीसरा क्वेश्चन जो होगा उसमें हम प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में, जो जो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं इन सब एग्जाम्स में, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम अलग अलग चीजें, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, इनका क्लासिफिकेशन, ठीक है, इनका सिग्निफिकेंस, ये सब चीजें हम फिर एक एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना बना के डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। ये पता नहीं क्यों इसका माउस मिल नहीं रहा है, कर्सर कर्सर आगे नहीं जा रहा, पता नहीं वो भी कहाँ चला गया। वो तो कट हो जाएगा, रिकॉर्डिंग कट हो ना। ये एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग बंद नहीं हो रही, जरा सा देख लो। हम समझ रहे हैं लेकिन हमको वो माउस नहीं मिल रहा है। वो अभी एडिट कर देंगे ना, एडिट कर देंगे जब रिकॉर्डिंग हो। सर इसमें स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है ये।